हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो है सरल रेखा में गति और समतल में गति। लास्ट लेक्चर में हमने सदिशों के संयोजन के कुछ पर्टिकुलर नियम डिस्कस किए थे, जिसमें दो सदिशों को जोड़ने के लिए हमने त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, और उसी के साथ अगर दो से ज़्यादा सदिशों को हमें जोड़ना है तो हम उसके लिए बहुभुज नियम का यूज़ करते हैं। और इन नियमों की सहायता से सदिशों के संयोजन से हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो परिणामी सदिश मिलता है, वो ज्ञात किया जा सकता है। इसी के साथ हमने इन तीनों विधियों में इन विधियों की वैलिडिटी भी चेक की थी। ग्राफ पेपर जैसे अरेंजमेंट पे हमने देखा था कि वास्तव में हम त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम और बहुभुज नियम से सदिशों को जोड़कर उनका परिणामी सदिश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर बार ग्राफिकल मेथड से सदिशों को जोड़ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जहाँ कहीं कॉम्प्लिकेशंस आती है वहाँ हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि दो सदिशों को हम मैथमेटिकली किस प्रकार से जोड़कर उनके परिणामी सदिश का परिमाण यानी वैल्यू और उनके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी कि गणितीय विश्लेषण। दो सदिशों को छोड़कर उनका परिणामी सदिश ज्ञात करना। मैथमेटिकल एनालिसिस से हम करेंगे क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हम फाइंड आउट क्या करेंगे बेसिकली कि मैथमेटिकल एनालिसिस से यानी गणितीय विश्लेषण से हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों को जोड़ने पर उनका जो परिणामी सदिश आता है उसका परिमाण और दिशा हम मैथमेटिकल एनालिसिस से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें है क्या, मान लेते हैं हमारे पास, लेट अस से दैट वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर है, एक है p वेक्टर और एक है q वेक्टर। से लेट वी हैव टू वेक्टर्स such that they have theta angle between them। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है, इस प्रकार से है कि उनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है। कैसे, समझिए। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला, जिसे हम कह देते हैं p वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है मेरे पास वो मान लेते हैं हमारे पास ये है, जिसे हम कह देते हैं q वेक्टर, ठीक है। एक है p वेक्टर और दूसरा है q वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल है वो मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम मैथमेटिकल एनालिसिस से रिजॉल्व करके इनको संयोजित करके इनका परिणामी सदिश फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है p सदिश और q सदिश, इन दोनों के बीच में थीटा कोण है। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि दो सदिशों को अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, तो देखो ये दो आसन्न भुजाएं ही है समांतर चतुर्भुज की, तो इनका परिणामी सदिश दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना p सदिश यहाँ दिख रहा है उतना उतना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं उतना p सदिश ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और जितना मुझे b सदिश q सदिश ये दिख रहा है उतना यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। तो उतना मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर ये p है तो ये भी मैग्नीट्यूड में तो p के बराबर आएगा, और अगर ये q है तो ये भी मैग्नीट्यूड में किसके बराबर आएगा, q के बराबर आएगा। क्लियर, ठीक।
तो इनका जो परिणामी सदिश आएगा समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग, वो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। तो मैं इन दोनों के कटान बिंदु यहाँ से एक विकर्ण बना देता हूँ, ये आगे मेरे पास इसका विकर्ण, और ये विकर्ण इसका परिणामी सदिश व्यक्त करेगा, जो किसके बराबर आएगा, P सदिश प्लस Q सदिश के योग के बराबर। क्लियर है? हमने क्या देखा, मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश है, P सदिश और Q सदिश, जिनके बीच में थीटा कोण दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर इनको दोनों आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, तो इनका जो परिणामी सदिश आएगा वो दोनों की कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। ये इसका परिणामी सदिश आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, इस परिणामी सदिश की लंबाई यानी इसका परिमाण ज्ञात करना, और साथ ही इसकी दिशा भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम इन सबको नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है A, ये है B, ये है C और ये है D। क्लियर? सबको नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट C को, पहले ये जो B वाली लाइन है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, और इस पॉइंट C पे इस पे डाल देते हैं हम एक लंब, तो मैंने इस पे डाल दिया एक लंब। क्लियर है? और इस लंब का हम नाम दे देते हैं E। क्या किया मैंने, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया और फिर पॉइंट C से इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है, अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा होगा तो ये वाला भी एंगल मेरे पास थीटा ही होगा। सिमेट्रिसिटी से अगर हम देखें, ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिसिटी, तो इसकी वजह से जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। क्लियर? तो हम इस त्रिभुज की अगर बात करें, त्रिभुज BCE, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में हम निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा आ जाएगी लंब, लंब कितना दे रखा है CE, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब की जगह दे रखा है CE, और अपॉन कर्ण, कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा इस त्रिभुज का कर्ण होगी CB, ये इसका कर्ण है CB। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बराबर CE की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो CE की जगह हम CE ही पुट करेंगे, C इंटू E, और अपॉन CB की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, CB की वैल्यू दे रखी है Q के बराबर, तो यहाँ से हम रख देंगे Q। ये CE ये Q इसके भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो मेरे पास CE बराबर आ जाएगा Q साइन थीटा। इसको मैंने दे दी इक्वेशन फर्स्ट, मतलब CE की जगह हम लिख सकते हैं Q साइन थीटा। ये जो मेरे पास दिख रहा है CE, इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q साइन थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई Q साइन थीटा के बराबर है। क्लियर? उसके बाद अगेन हम साइन थीटा की जगह कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इस त्रिभुज में ही हम बात कर रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज में। तो छोटे वाले त्रिभुज में आधार कितना दिख रहा है, BE, और कर्ण कितना है, BC। तो ये आ जाएगा आधार BE और कर्ण आ जाएगा BC। क्लियर? यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू BE की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो इसको BE ही लिखेंगे। ये आ जाएगा BE, और अपॉन कर्ण BC की वैल्यू हमें पता है, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आ जाएगी Q। ये Q इसके भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो BE बराबर आ जाएगा Q कॉस ऑफ थीटा। इसको दे दिया समीकरण 2, मतलब BE की जगह लिख सकते हैं Q कॉस थीटा। ये जो BE दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं Q कॉस थीटा। क्लियर? तो इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, ये तो आ गया Q साइन थीटा और ये आ गया Q कॉस थीटा। ओके, अब हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये है ACE। ये जो त्रिभुज दिख रहा है गाइस, ये वाला बड़ा त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस त्रिभुज ACE में अपन बात करते हैं, त्रिभुज ACE में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में जो कर्ण दे रखा है वो है AC।
तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, ये वाला लंब आ जाएगा, लंब कितना है सी ई, तो ये आ जाएगा सी ई का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है इस पूरे त्रिभुज में ए से लेके ई तक, तो ये आ जाएगा ए ई का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इस ए सी की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, ये ए सी जो है ये परिणामी सदिश है और इसका मान किसके बराबर आता है, आर के बराबर। तो इस ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर बराबर सी ई, सी ई मेरे पास कितना दे रखा है, सी ई मेरे पास दे रखा है क्यू साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे अपन क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए ई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और प्लस बी ई, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी का मान दे रखा है पी के बराबर, तो पी प्लस बी ई का मान कितना दे रखा है, क्यू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2p और इंटू क्यू कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गाइस, आर स्क्वायर बराबर ये देखिए क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये क्यू स्क्वायर ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया पी स्क्वायर और प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको हम लिख लेंगे आर स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर पहले लिख लूँ मैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका मान 1 है लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस ये बच जाएगा 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। यहाँ से एक स्क्वायर हटाओ तो उस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है। मेरे पास ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 किसको व्यक्त कर रहा है, आर क्या था मेरे पास, आर था परिणामी सदिश का परिमाण, तो ये जो समीकरण 3 है वो आर की वैल्यू को दर्शाता है, मतलब परिणामी सदिश का परिमाण दर्शाता है। और समीकरण 3 से हमें क्या पता चलता है कि जो परिणामी सदिश का परिमाण है, वैल्यू है, वो पहले सदिश और दूसरे सदिश के परिमाण पर तो निर्भर करता ही है, उन दोनों के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तो समीकरण 3 बेसिकली किसको व्यक्त करता है, समीकरण 3 व्यक्त करता है परिणामी सदिश के परिमाण को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड परिणामी यानी रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। किसको, परिमाण यानी उसकी वैल्यू को व्यक्त करता है। ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो पहले सदिश दूसरे सदिश पर तो निर्भर करते हैं, उन दोनों के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। क्लियर है गाइस। यानी अगर हमारे पास दो सदिश दे रखे हो P और Q, उनके बीच कोण दे रखा हो तो उनका परिणामी सदिश भी ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। समझिए, मैं इसका एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आफ्टर मैं इसको रफ कर दूंगा तो आपको फिर लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि परिणामी सदिश फाइंड आउट किया कैसे जाता है। ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। देखिए
लेट हमारे पास दो फोर्स दे रखे हैं, F1 सदिश बराबर दे रखा है 5 न्यूटन और F2 सदिश बराबर दे रखा है, ये मान लेते हैं 4 न्यूटन और ये मान लेते हैं 3 न्यूटन। ठीक है, F1 और F2 सदिश दे रखे 4 न्यूटन का है और 3 न्यूटन का दो बल है, और इन दोनों के बीच जो एंगल दे रखा है गाइस वो है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। मान लेते हैं हमारे पास दो बल दे रखे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल है, जिन दो बलों के बीच में कोण 60 डिग्री है। तो इन दोनों बलों का परिणामी बल कितना आएगा, यानी परिणामी सदिश क्या आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से समझिए, मान लेते हैं कोई ब्लॉक जैसे हमें दे रखा हो और ये कहा जाए कि इस ब्लॉक पे दो बल लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है जो 4 न्यूटन का है और एक F2 लग रहा है जो 3 न्यूटन का है, और इन दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण है। ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक पर दो बल है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का, जिनके बीच में कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो इन दोनों सदिश राशियों का परिणामी सदिश कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे? रिजल्टेंट हम जानते हैं R बराबर होता है √p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, यहाँ ये F1 जो है उसको हम क्या मान लेते हैं P, F2 को क्या मान लेते हैं Q। तो मेरे पास परिणामी सदिश जो आएगा R सदिश बराबर P का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, प्लस Q का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 2 P की जगह 4 Q की जगह 3 और cos 60 की ये थीटा की जगह cos 60। क्लियर? R बराबर यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इंटू 1/2। R सदिश बराबर R बराबर 16 और 9 आ जाएगी 25 प्लस इसमें इसका भाग गया 12 बार, 12 और 25 कितना होता है 37, आ जाएगा √37 न्यूटन। ठीक है, तो अगर दो बल लग रहे हो, एक 4 न्यूटन का एक 3 न्यूटन का, जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, तो परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल लगेगा √37 न्यूटन के आसपास। और ये कैसे ज्ञात किया हमने, ये इस फॉर्मूले से ज्ञात किया। यानी हमें दो सदिश राशियां दे रखी हो जिनके बीच कोण पता हो और हमें पूछा जाए कि उसका परिणामी सदिश क्या आएगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसका परिणामी सदिश फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर है गाइस? ठीक, तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया, ये हमने केवल ये डिस्कस किया कि अगर दो सदिश हमें दे रखे हो जिनके बीच कोण पता हो तो हम उसका परिणामी सदिश किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, ये तो परिणामी सदिश का केवल परिमाण है, लेकिन ये तो एक सदिश राशि, तो इसमें दिशा भी होगी। तो परिमाण को हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया कि जो परिणामी बल, अगर हम देखें इस बल और इस बल का परिणामी बल √37 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन ये बल भी एक सदिश राशि, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं। तो इस पूरे को रफ कर देता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। इस पूरे को हम कर देते हैं रफ। ये तो हमने केवल परिमाण ज्ञात किया था, अब हम ज्ञात करते हैं परिणामी सदिश की दिशा। समझिए, मान लेते हैं कि ये जो परिणामी सदिश है वो इस P के साथ अल्फा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? अल्फा। सो लेट माना let the resultant vector makes an angle alpha with P। मान लेते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी सदिश है, वो इस P के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो इसी त्रिभुज में वापस हम क्या देखते हैं गाइस, देखिए इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में हम क्या देखते हैं, tan अल्फा देखते हैं, tan अल्फा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। इस त्रिभुज में अगर बात करें लंब, तो त्रिभुज ये वाला आ जाएगा, इसका लंब CE इसका लंब आ जाएगा, CE इसका लंब, और आधार क्या आ जाएगा, AE इसका आधार आ जाएगा, AE। क्लियर? यहाँ से आ जाएगा मेरे पास tan अल्फा बराबर CE का मान मेरे पास कितना दे रखा है, दे रखा है Q sin थीटा, तो ये आ जाएगा Q sin थीटा अपॉन AE कितना दे रखा है, AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB और प्लस BE, ये आ जाएगा AB
प्लस बी ई। तो यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ अल्फा बराबर क्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है पी, तो ये आ जाएगा पी प्लस बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा क्यू कॉस थीटा। यहाँ से अगर अल्फा निकालूँ तो अल्फा बराबर ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है, ये आ जाएगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको दे दिया मैंने समीकरण 4, और समीकरण 4 किसको दर्शाता है? अल्फा को दर्शाता है। अल्फा क्या है? अल्फा है परिणामी सदिश जो है p के साथ जितना कोण बनाता है, मतलब ये परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। समीकरण 4 किसको व्यक्त करता है? परिणामी सदिश की दिशा को। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। ये दर्शाता है कि जो परिणामी सदिश है वो p के साथ कितना कोण बनाएगा, कोण से मतलब है कि ये इसकी दिशा को व्यक्त करता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आप अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस किया कि अगर हमें दो सदिश दे रखे हो जिनके बीच कोण भी दे रखा हो तो इसका परिणामी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जा सकता है और साथ ही उसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं इसी टॉपिक को लेके कुछ कंडीशन डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।